Hello everyone, welcome back to my channel. So today we are going to discuss about the topic negotiation. So मीनिंग के साथ हम स्टार्ट करते हैं. तो नेगोशिएशन होता क्या है? सो नेगोशिएशन क्या है? जब भी दो या दो से ज़्यादा पार्टीज़ हैं उनके बीच में कोई कन्फ्लिक्ट चल रहा है, कोई झगड़ा चल रहा है, तो उसे सोल्व करने की वन ऑफ द इम्पोर्टेंट मीन्स या स्ट्रैटेजी है, उसी को हम क्या बोलते हैं? नेगोशिएशन. सो नेगोशिएशन में क्या होता है? इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ डिस्कशन इन विच टू और मोर पार्टीज अटेम्प्ट टू रीच एन एग्रीमेंट. कि इसके अंदर जितने भी लोगों या जितनी भी पार्टीज हैं जिनके बीच में कोई ना कोई कन्फ्लिक्ट चल रहा है, वो क्या करती हैं? इकट्ठा आके डिस्कस करती हैं उस पॉइंट को, जिस पॉइंट पे उनका झगड़ा है, जिस पॉइंट पे उनका कन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो उसे डिस्कस करेंगी, उसके बारे में एक दूसरे से थॉट्स, इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज करेंगी, ताकि वो क्या कर सके? एक ऐसे पॉइंट पे पहुंच सके जहां पे दोनों पार्टी सेटिस्फाई हों और अपने उस कन्फ्लिक्ट को सोल्व कर सके, उस झगड़े को ख़त्म कर सके. उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? नेगोशिएशन. सो नेगोशिएशन क्या है? इज़ अ डिस्कशन, कि एक तरीके का डिस्कशन है, और वो डिस्कशन किस में है? कन्फ्लिक्टिंग पार्टीज़ के अंदर. जिनके बीच में कन्फ्लिक्ट है वो पार्टीज़ आपस में डिस्कस करती हैं ताकि वो एक ऐसे पॉइंट पे पहुंच जाए, एक ऐसा एग्रीमेंट कर सके जिसके थ्रू उनका कन्फ्लिक्ट रिजोल्व हो जाए और वो एक काइंड ऑफ समझौता कर लें. टू हैव फॉर्मल डिस्कशन, कि नेगोशिएशन क्या है? एक फॉर्मल डिस्कशन है. फॉर एग्जाम्पल, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैनेजमेंट है और वर्कर्स है, इनके बीच में क्या है? कोई ना कोई कन्फ्लिक्ट चल रहा है कि वर्कर्स चाहते हैं उनकी सैलरी इंक्रीज हो जाए और उनको साल में 3 बार बोनस मिले, लेकिन मैनेजमेंट बिकॉज उनकी फाइनेंशियल पोजीशन वैसी नहीं है तो उसके फेवर में नहीं है, जिसकी वजह से मैनेजमेंट और वर्कर के अंदर क्या है? कन्फ्लिक्ट है, कोई ना कोई झगड़ा चल रहा है. तो नेगोशिएशन क्या है? जब एक फॉर्मली डिजाइंड, यानी कि पहले से जिसका टाइम डिफाइन होगा, एजेंडा डिफाइन होगा, एक ऐसी मीटिंग, फॉर्मली मीटिंग प्रिपेयर करना, ऐसे नहीं कि सीधा बोल दिया और वही चीज नेगोशिएशन है. एक फॉर्मल मीटिंग, फॉर्मल डिस्कशन किया जाता है जिसके अंदर सब कुछ स्ट्रक्चर्ड होता है. वहां पे कुछ मैनेजमेंट के लोग, कुछ वर्कर के लोग क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे जो भी उनका पॉइंट है, और उसके बाद एक ऐसे एग्रीमेंट पे आएंगे जिससे मैनेजमेंट भी हैप्पी है और वर्कर्स भी हैप्पी है. तो उस एग्रीमेंट तक पहुंचने की प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं? नेगोशिएशन. फॉर एग्जाम्पल, कि ये नेगोशिएट करें कि आपको साल में 2 बार मिल जाएगा, बट सैलरी आपकी क्या है? अभी इंक्रीमेंट नहीं हो सकती, नेक्स्ट ईयर हम देखेंगे, क्योंकि अभी फाइनेंशियल पोजीशन ऐसी नहीं है. तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो? नेगोशिएशन कर सकते हो. नाउ व्हाट आर द टाइप्स ऑफ नेगोशिएशन? एक ऑर्गेनाइजेशन कन्फ्लिक्ट्स को सोल्व करने के लिए नेगोशिएशन का यूज़ करती है. कि दो पार्टीज़ के बीच में अगर कन्फ्लिक्ट है तो नेगोशिएशन के थ्रू, डिस्कशन के थ्रू एक अच्छे एग्रीमेंट पे पहुंच के उस कन्फ्लिक्ट को हम सोल्व कर सकते हैं. अब ऑर्गेनाइजेशन के पास 3 तरीके के नेगोशिएशन ऑप्शन होते हैं, कि वो इंटीग्रेटिव नेगोशिएशन को यूज़ कर सकती है, डिस्ट्रीब्यूटिव एंड थर्ड पार्टी नेगोशिएशन को यूज़ कर सकती है. सो वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे. फर्स्ट इज इंटीग्रेटिव नेगोशिएशन. सो इंटीग्रेटिव नेगोशिएशन का मतलब क्या है? इट इज़ द टाइप ऑफ नेगोशिएशन. देखो, इंटीग्रेट का मतलब क्या होता है? अगर हम सिर्फ इस नाम से सजेस्ट करें नेगोशिएशन के, इंटीग्रेटिव का मतलब क्या? जो इकट्ठा मिलके चले. तो जिसके अंदर कन्फ्लिक्टिंग पार्टीज क्या सोचती हैं? कि वो दोनों के बेनिफिट के बारे में सोचे. जैसे हमने एग्जाम्पल लिया था मैनेजमेंट और वर्कर, तो जब ये आपस में डिस्कस करें तो दोनों एक दूसरे की सिचुएशन के बारे में, एक दूसरे के सर्कमस्टांसेस और कंडीशन को सोचने का, समझने का कोशिश करें. कि भाई मैनेजमेंट अगर मना कर रही है तो क्यों मना कर रही है, और अगर वर्कर सैलरी में इंक्रीमेंट चाहते हैं तो क्यों चाहते हैं. दोनों एक दूसरे के पॉइंट को समझने की कोशिश करें और इंटीग्रेटेडली आगे बढ़ने की कोशिश करें, एक साथ कोलैबोरेशन के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करें. वो हमारा क्या होता है? इंटीग्रेटिव नेगोशिएशन, जिसके अंदर दोनों पार्टीज एक दूसरे के बारे में सोचती हैं और एक दूसरे को इकट्ठा साथ लेके आगे चलती हैं. इट इज़ अ टाइप ऑफ नेगोशिएशन विच फोकस ऑन क्रिएटिंग वैल्यू एंड एक्सपेंडिंग द अवेलेबल रिसोर्सेज थ्रू कोलैबोरेशन एंड क्रिएटिविटी. कि इसका मेन फोकस ही किस पे होता है? कोलैबोरेशन के ऊपर होता है, कि दोनों इकट्ठा मिलके करें. ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैनेजमेंट के बारे में सोचो, वर्कर्स के बारे में मत सोचो, या सिर्फ वर्कर्स के बारे में सोचो, मैनेजमेंट के बारे में मत सोचो. दोनों के बारे में इक्वली इंपॉर्टेंस देना, दोनों पार्टीज एक दूसरे के व्यू पॉइंट को समझें और उसके अकॉर्डिंग नेगोशिएशन करें. इंटीग्रेटिव नेगोशिएशन. It focus on building relationship and trust between parties by encouraging open communication. ऑब्वियस सी बात है, जब ए जो पार्टी है, जैसे कि वो मैनेजमेंट है, और बी पार्टी है जो क्या है? वर्कर्स हैं, तो जब ये दोनों आपस में इफेक्टिवली कम्युनिकेट करेंगे, दोनों को ओपननेस मिलेगी कि वो जो भी कहना चाहते हैं वो कह सकते हैं, तभी तो हमारी इंटीग्रेटिव कम्युनिकेशन होगी. कि आप एक दूसरे को सिंपली बता सकते हो कि आप क्या चाहते हो और सामने वाला क्या चाहता है, और आप सामने वाले को समझ भी रहे हो कि अगर वो हमारी डिमांड के लिए मना कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं. सो ओपन कम्युनिकेशन के थ्रू हम इंटीग्रेटिव नेगोशिएशन में क्या कर सकते हैं? रिलेशनशिप को बिल्ड कर सकते हैं. सो सिंपली मीनिंग क्या है इंटीग्रेटिव नेगोशिएशन का? कि जब दो कन्फ्लिक्टिंग पार्टीज एक दूसरे के ऊपर क्या करती हैं? ट्रस्ट करती हैं, एक दूसरे के व्यू पॉइंट को समझती हैं और कोलैबोरेटिवली आगे चलने का सोचती हैं, दैट इज इंटीग्रेटिव नेगोशिएशन.
और जो भी इनका एग्रीमेंट आएगा ना वो दोनों के ऊपर बेस्ड होगा कि जिसमें ये भी हैप्पी होंगे और ये भी हैप्पी होंगे, वो हमारा होता है इंटीग्रेटिव नेगोशिएशन। सो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? ऑब्वियसली ये कोलैबोरेशन पे फोकस करते हैं। कोलैबोरेशन मीन्स कि दोनों साथ इकट्ठा चलने पे फोकस करते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग पे फोकस किया जाता है कि दोनों मिलके क्या कर सके, जो कन्फ्लिक्ट फेस किया जा रहा है उसे सॉल्व किया जा सके। वैल्यू क्रिएट करते हैं। ऑब्वियसली आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए वैल्यू क्रिएट होगी, बिकॉज अगर आप मिलके सॉल्व कर रहे हो, कोलैबोरेटली सॉल्व कर रहे हो, तो इसका मतलब एक दूसरे के साथ अच्छे रिलेशन होंगे। मैनेजर का, ऑर्गेनाइजेशन का एक दूसरे से अच्छा रिलेशन हो जाएगा, जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी और वैल्यू भी इंक्रीज होगी। विन विन सिचुएशन। विन विन का मतलब क्या है? दोनों पार्टी इसमें जीतेंगे। ऐसा नहीं है कि एक पार्टी जीत रही है और एक हार रही है, क्योंकि दोनों के व्यू पॉइंट को समझा जा रहा है, दोनों को इकट्ठा साथ आगे लेके जाया जा रहा है एग्रीमेंट के थ्रू। तो ये क्या होती है? विन विन सिचुएशन होती है। कोई भी पार्टी इसमें डिसअपॉइंट नहीं होती एंड ओपन कम्युनिकेशन इसके अंदर होती है। तो ये हमारे क्या थे? कैरेक्टरिस्टिक्स। नाउ व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस ऑफ इंटीग्रेटिव? अगर हम इंटीग्रेटिव नेगोशिएशन का यूज़ करते हैं तो उसके एडवांटेजेस क्या होंगी? कि उन पार्टीज़ के अंदर ट्रस्ट बिल्डअप होगा, बिकॉज जब आपको ये पता चलता है कि जिसके साथ आप नेगोशिएशन कर रहे हो सामने वाली पार्टी भी आपके बारे में सोच रही है, वो भी आपके व्यू पॉइंट को समझने की कोशिश कर रही है और आप दोनों इकट्ठा आगे बढ़ने का सोच रहे हो, तो ऑब्वियसली उन पार्टीज़ के बीच में क्या होगा? ट्रस्ट बिल्डअप हो जाएगा। उनकी रिलेशनशिप ज़्यादा लॉन्ग टर्म तक सस्टेन करेगी। ओपन कम्युनिकेशन उनके बीच में होगी, तो किसी भी तरीके का कम्युनिकेशन बैरियर नहीं आएगा। उनकी अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव हो जाएगी एक दूसरे के ऊपर, और लॉन्ग टर्म सक्सेस वो इंश्योर कर सकते हैं। बिकॉज अगर आप दोनों इकट्ठा चलने की सोचोगे तो दोनों की सक्सेस एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट हो जाएगी और आप और भी ज़्यादा एफर्ट्स डालोगे अपनी सक्सेस को अचीव करने के लिए। Now, what are the limitations of using integrative negotiation? That it is time consuming, कि इतना easy नहीं होता एक ऐसे solution पे, एक ऐसे agreement पे आना जिस पे दोनों ही पार्टी खुश हों। तो काफ़ी time consuming process है, complex process है। बहुत बार मीटिंग हो सकती है। ऐसा होता है कि पहली मीटिंग में आंसर ना आए तो दूसरी मीटिंग में सोल्यूशन, फिर से मीटिंग करना, कुछ मेंबर्स नहीं मान रहे तो उनको मनाना, तो काफ़ी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। देन रेजिस्टेंस टू कोलैबोरेट, कि कई बार क्या होता है कि हम चाहते हैं हम इंटीग्रेटिव नेगोशिएशन का यूज़ करें, बट हमारे कुछ मेंबर ही उसके लिए रेसिस्ट करते हैं कि हम उनके बारे में क्यों सोचें, वो हमारे बारे में क्यों नहीं सोच रहे, या फिर हमें वर्कर्स के बारे में सोचने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो रेजिस्टेंस की वजह से भी ये यूज़ नहीं हो पाता। एंड कल्चरल एंड पर्सनल डिफरेंसेस, कि जो पर्सन्स होते हैं दोनों पार्टीज़ के, हो सकता है वो अलग अलग कल्चर से हों, उनका ओपिनियन, उनका माइंडसेट डिफरेंट हो, जिसकी वजह से वो इंटीग्रेटिवली वर्क नहीं कर पाते। एट दैट टाइम हम उसको इंटीग्रेटिव नेगोशिएशन को यूज़ नहीं कर सकते, वो लिमिटेशन है। सो ये तो था इंटीग्रेटिव मैनेजमेंट। नाउ सेकेंड ऑप्शन that is available in the hand of organization for using negotiation is distributive negotiation, and you can take it like it is opposite and contrast of इंटीग्रेटिव नेगोशिएशन की। उससे बिल्कुल अपोजिट है। जो इंटीग्रेटिव नेगोशिएशन सोच के चल रहा है ये उससे बिल्कुल अपोजिट चल रहा है। तो इंटीग्रेटिव में मतलब क्या था कि हम साथ मिलके आगे चल रहे हैं विन विन सिचुएशन में। तो ये क्या है? हम आगे चलें, हम हमेशा आगे चलेंगे, हमें दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। और यहाँ पे एक पार्टी जीतेगी तो दूसरे को डिसअपॉइंट होना पड़ेगा, दूसरे को हारना पड़ेगा, उसको लॉस फेस करना पड़ेगा। सो डिस्ट्रीब्यूटिव नेगोशिएशन इज अ टाइप ऑफ नेगोशिएशन in which competitive bargaining occurs when party divides fixed amount of resources with each other. तो इसमें क्या होता है कि जिस भी चीज़ के लिए नेगोशिएशन चल रहा है उसके लिए आप क्या करते हो, एक पार्टी जीतने की कोशिश करती है, और वो कंपटीशन की चीज़ें आ जाती है एक दूसरे के बीच में, कि एक पार्टी दूसरे के साथ compete कर रही है कि हम जीतेंगे, सामने वाले कह रही है हम जीतेंगे। वो एक दूसरे के बारे में नहीं सोच रहे, सिर्फ अपनी जीत के बारे में सोच रहे हैं। दैट इज़ डिस्ट्रीब्यूटिव नेगोशिएशन। सो इट इज़ कम्प्लीटली अपोजिट ऑफ इंटीग्रेटिव, कि आप इकट्ठा मिलके नहीं चल रहे हो, आप सेपरेटली सिर्फ अपने इंटरेस्ट के बारे में सोचते हो कि आप जीत जाओ और आपकी बात मानी जाए। दैट इज़ डिस्ट्रीब्यूटिव नेगोशिएशन। तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं कि ये शॉर्ट टर्म फोकस है। ऑब्वियस सी बात है ना, अगर एक ऑर्गेनाइजेशन है उसमें मैनेजमेंट और वर्कर्स हैं, अगर वो इंटीग्रेटिव को फोकस करते हैं ना तो उनके रिलेशनशिप ज़्यादा अच्छे रहेंगे और लॉन्ग टर्म सक्सेस को इंश्योर करेंगी। बट अगर आप डिस्ट्रीब्यूटिव नेगोशिएशन का यूज़ करते हो कि मैनेजमेंट सोचे कि हम जीत जाए, हम नहीं चाहते कुछ भी देना उन्हें, ना तो बोनस देना चाहते और ना ही सैलरी में इंक्रीमेंट करना चाहते, तो हम उनके व्यू पॉइंट को नहीं समझ रहे, वर्कर्स को हमें कोई समझने की जरूरत नहीं है, तो वो सिर्फ उन्हें उस पर्टिकुलर पीरियड का ही फाइनेंशियल बेनिफिट देंगे लॉन्ग टर्म में, क्योंकि उनकी रिलेशनशिप
खराब हो जाएगी, वर्कर्स के साथ सेटिस्फेक्शन टर्नओवर होगा, तो लॉन्ग टर्म में कोई सक्सेस नहीं मिलेगा। तो ये शॉर्ट टर्म बेनिफिट या शॉर्ट टर्म फोकस है। जीरो सम गेम, जीरो सम गेम का मतलब क्या है, जिसके अंदर एक पार्टी जीतती है तो दूसरे को हारना पड़ता है, विन लॉस सिचुएशन जिसके अंदर होती है। लिमिटेड इन्फॉर्मेशन शेयरिंग, बिकॉज पार्टीज क्या है, आपस में इतना ज़्यादा एक दूसरे के बारे में नहीं सोच रही, तो ओपन कम्युनिकेशन नहीं होती, लिमिटेड इन्फॉर्मेशन शेयर होती है, जो उन्हें लगता है रेलिवेंट है वही शेयर की जाती है नेगोशिएशन के टाइम। पोजिशनल बार्गेनिंग, पोजिशनल बार्गेनिंग का मतलब क्या है, यहाँ पे हर एक जो पार्टी है वो अपनी पोजीशन के बारे में बहुत सोचती है, कि मैनेजमेंट ये सोचने लग जाए कि हम तो हायर पोजीशन पे हैं, हम क्यों लोअर पोजीशन वालों के बारे में सोचें, या हमारी पोजीशन पे कौन ऐसे उठा सकता है, उंगली उठा सकता है कि हमें ऐसे काम नहीं करना चाहिए, वैसे करना चाहिए। तो पोजिशनल बार्गेनिंग बहुत होती है, और ये नॉन कोलैबोरेटिव है, इकट्ठा मिलकर चलने की इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। नाउ इसको यूज़ करने की क्या एडवांटेजेस हैं, कि हम डिस्ट्रीब्यूटिव को यूज़ करें, कि एक बार हमने बता दिया ना यही होगा, मैनेजमेंट साफ साफ कह दे कि हमें कोई लेना देना नहीं है कि आप क्या चाहते हैं, हमने जो डिसाइड कर रखा है, हमारे जो कोड ऑफ कंडक्ट में है वही चीज़ होगी, उतनी ही सैलरी, उतना ही बोनस मिलेगा। तो उस तरीके के नेगोशिएशन की क्या एडवांटेजेस हैं, कि क्विक सॉल्यूशन होगा, आपको ऑब्वियस सी बात है, बार बार मीटिंग नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि आप सामने वाले के बारे में सोच ही नहीं रहे हो, जो आपने डिसाइड कर लिया वो डिसाइड कर लिया, तो सॉल्यूशन जल्दी मिलेगा, बट वो सॉल्यूशन यूजफुल होगा या नहीं ये गारंटेड नहीं है। देन क्लियर आउटकम, साफ साफ आपको पता चल जाएगा कि यही आउटकम है और यही चीज़ होगी, कोई भी एक्स्ट्रा या अननेसेसरी चीज़ें इसके अंदर नहीं होती। मेंटेन पावर बैलेंस, अब दो पार्टीज है, जैसे इंटीग्रेटिव ने हमें बोला कि ए और बी दोनों कन्फ्लिक्टिंग पार्टीज को हम इकट्ठा आगे लेके चल रहे हैं, तो पावर का इम्बैलेंस हो जाता है कि इसके पास ज़्यादा पावर है या इसके पास ज़्यादा पावर है, तो वो इम्बैलेंस डिस्ट्रीब्यूटिव के केस में नहीं होता, क्योंकि इसमें क्लियर होता है जो पार्टी ज़्यादा पावरफुल है उसी का जो वो चाहते हैं उन्हीं की डिमांड फुलफिल हो जाती है। तो इसके अंदर पावर कंप्लीटली बैलेंस रहती है कि किसके पास पावर है और किसके पास नहीं है। सिंपली आप इसको क्या कर सकते हो, ये सिंपल है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, कि सिंपली आपने क्या किया, तो वो नेगोशिएशन के लिए आए, उनका क्या डिस्कशन हुआ, और सिंपली उन्होंने बता दिया कि हम किसी भी चीज़ पे सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी नहीं है, ये हमारी कंडीशंस है और ऐसे ही फुलफिल होनी चाहिए। और सिंपल डिस्प्यूट के टाइम ही आप इन्हें यूज़ कर सकते हो। ज़्यादा कॉम्प्लेक्स डिस्प्यूट के टाइम, यानी कि बहुत ज़्यादा सीरियस डिस्कशन है और वर्कर्स कुछ ज़्यादा सीरियस चीज़ पे बात कर रहे हैं, या फिर हमारे एम्प्लॉयज़ जो डिससेटिस्फाइड है काफ़ी सीरियस पॉइंट पे, अगर आपने डिस्ट्रीब्यूटिव का यूज़ किया, फॉर एग्जांपल डिससेटिस्फाइड एम्प्लॉयज़ जो बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फाइड हैं किसी ना किसी रीज़न से हमारी ऑर्गेनाइजेशन से, और वो हमारी मैनेजमेंट के पास आते हैं और मैनेजमेंट सीधा कह दे कि हमें हमारे तो रूल्स ऐसे ही रहेंगे, तुम अपना देख लो। तो उस टाइम पे जब वो कॉम्प्लेक्स डिस्प्यूट था, अगर आप इसके थ्रू हैंडल करते हो तो वो काफ़ी नेगेटिव और अनफेवरेबल कॉन्सिक्वेंसेज लेके आते हैं। तो सिर्फ सिंपल छोटे मोटे डिस्प्यूट के लिए आप डिस्ट्रीब्यूटिव का यूज़ कर सकते हो, कि मान लो दो एम्प्लॉयज़ आपस में झगड़ा कर रहे हैं, तो उसे सॉल्व करने के लिए मैनेजमेंट सीधा बोल सकती है कि हमारे रूल्स ऐसे और आप ऐसा नहीं कर सकते, किसी एक को बोल सकते हो कि आप गलत हो या आप सही हो, बट अगर सीरियस है तो उस टाइम आप यूज़ नहीं कर सकते। इसकी लिमिटेशंस क्या है, कि विन लॉस आउटकम होता है, एक पार्टी के लिए डिसअपॉइंटमेंट होगी ही होगी। प्रॉब्लम सॉल्विंग लिमिटेड होती है, क्योंकि जो पार्टी डिसअपॉइंट हुई है ना, वो या फिर जो पार्टी हारी है, वो कहीं ना कहीं उनके माइंड में ये रह जाता है कि हमारी बातें नहीं सुनी गई, जो उनको डिससेटिस्फेक्शन क्रिएट करेगा और आगे आके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज फेस करने पड़ सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन की नेगेटिव रेपुटेशन बन सकती है। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटिव नेगोशिएशन को फॉलो करती है तो उसकी गुडविल जो है वो रिड्यूस हो जाती है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि वो दूसरों के बारे में फिर नहीं सोच रहे हैं। ये रिलेशनशिप को अफेक्ट करेगा ऑब्वियसली, अगर आप एक जीतता है दूसरा हारता है तो रिलेशनशिप ऑब्वियसली अफेक्ट होती है, और वैल्यू क्रिएशन भी लिमिटेड ही होती है। सो दीज आर द लिमिटेशंस। Now the last option that is available is थर्ड पार्टी नेगोशिएशन। सो थर्ड पार्टी नेगोशिएशन का मतलब क्या है, कि हम एक न्यूट्रल थर्ड पार्टी को ले आए। दो मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच में चल रहा है कन्फ्लिक्ट, तो वो आपस में सोल्व करने की कोशिश कर रहे थे, ना तो इंटीग्रेटिव से सोल्व हो रहा है ना डिस्ट्रीब्यूटिव से, तो वो थर्ड पार्टी नेगोशिएशन को यूज़ कर सकते हैं कि कोई और आके हमारे प्रॉब्लम को सोल्व करके जाए, जिसका ना तो मैनेजमेंट में कोई इंटरेस्ट हो, यानी कि ना तो मैनेजमेंट, फॉर एग्जाम्पल कि ये मैनेजमेंट है और ये वर्कर्स है, तो इन दोनों का जो कन्फ्लिक्ट है वो सोल्व नहीं हो रहा, तो एक न्यूट्रल थर्ड पार्टी आए जो इनके डिस्कशन को सुने, इनके पॉइंट्स को सुने और फिर डिसीजन लेके जाए कि किस तरीके से आप अपने इस कन्फ्लिक्ट को सोल्व कर सकते हो। दैट इज थर्ड पार्टी नेगोशिएशन। सो थर्ड पार्टी नेगोशिएशन की एक चीज़ क्या है कि ये पर्सन जो है ना, जो थर्ड आ रहा है, ये न्यूट्रल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ये मैनेजमेंट में जानने वालों का कोई मेंबर है तो ऑब्वियसली वो मैनेजमेंट के फेवर में डिसीजन दे देगा, अगर वो वर्कर्स के जानने वालों का है तो वो वर्कर्स के फेवर में दे देगा। तो इसके अंदर कोई फेवरेटिज्म और बायसनेस नहीं होना चाहिए, तभी आप थर्ड पार्टी नेगोशिएशन को इफेक्टिवली यूज़ कर सकते हो।
सो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? न्यूट्रलिटी, कि जो थर्ड पर्सन आ रहा है वो न्यूट्रल होना चाहिए, वो किसी के फेवर में नहीं होना चाहिए। फैसिलिटेशन, जो थर्ड पर्सन आ रहा है ना वो फैसिलिटेट कर रहा है, मीन्स हेल्प कर रहा है आपको किसी ना किसी ऐसे सॉल्यूशन पे पहुंचने की, ऐसे एग्रीमेंट पे पहुंचने की जिसके थ्रू आपका कन्फ्लिक्ट रिजॉल्व हो सके। एक्ट एज ए मेडिएटर, कि दो जो कन्फ्लिक्टिंग पार्टीज हैं उनके बीच में एक लिंक और मेडिएटर का वो रोल प्ले करता है। एक्सपर्टीज उसके पास होती है। अब ऐसा तो है नहीं ना कि आपकी मैनेजमेंट और वर्कर के बीच में चल रहा है, कन्फ्लिक्ट चल रहा है और किसी भी राह चलते को आप बोलते हो कि आ जाओ और आप बताओ कि हमें क्या करना चाहिए। ऐसा नहीं होता। जो थर्ड पार्टी या मेडिएटर चुना जाता है वो ऐसा पर्सन होता है जिसके पास स्किल्ड नॉलेज होती है, उसके पास एक्सपर्टीज होती है, तो तभी वो क्या कर सकता है, अच्छा सॉल्यूशन हमें प्रोवाइड कर सकता है। एंड वॉलंटरी पार्टिसिपेशन, आप कभी भी थर्ड पर्सन को फोर्स नहीं कर सकते। अगर वो वॉलंटरी अपनी चॉइस से आना चाहता है, आपकी हेल्प करना चाहता है कि हाँ आपके कन्फ्लिक्ट को हम रिजॉल्व करना चाहते हैं, तभी वो क्या कर सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सो थर्ड पार्टी नेगोशिएशन के एडवांटेजेस क्या होंगी? इफेक्टिवली कम्युनिकेट करोगे, बिकॉज आपको एक लिंक मिल जाएगा। मैनेजमेंट, ये न्यूट्रल पार्टी है जो थर्ड पार्टी है, और ये वर्कर्स है, तो ये इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर पाएंगे विद द हेल्प ऑफ न्यूट्रल थर्ड पार्टी। कन्फ्लिक्ट्स को सॉल्व करने में हेल्प करता है। इनके पास स्पेशलाइज्ड स्किल, नॉलेज, एक्सपर्टीज होती है जिसकी हेल्प से आप ज़्यादा बेटर सोल्यूशन पे पहुंच सकते हो और ज़्यादा अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हो। आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग क्रिएटिव मैनर में होगी क्योंकि ये अपनी स्किल, नॉलेज उन सब का यूज़ करेगा और बेटर डिसीजन मेकिंग आप कर सकते हो। बट डिसएडवांटेजेस क्या होंगे? कॉस्टलियर, कि ये न्यूट्रल पार्टी जो आ रही है ये फ्री में तो आएगी नहीं, इनको भी तो पैसे देने पड़ेंगे ना कि आप हमारा हेल्प कर रहे हो, तो उसके लिए कॉस्टलियर है। डिपेंडेंसी, कि सॉल्यूशन के लिए मैनेजमेंट और या फिर जो दोनों पार्टीज हैं वो किस पे, न्यूट्रल किसी ना किसी अलग पार्टी पे, आउटसाइड पार्टी पे, थर्ड पार्टी पे डिपेंड हो रहे हो। लैक ऑफ कंट्रोल, क्योंकि न्यूट्रल पार्टी कर रही है, रोल प्ले कर रही है सॉल्यूशन के लिए, तो आपका उतना कंट्रोल नहीं रहता सिचुएशन के ऊपर। बायसनेस का पोटेंशियल हमेशा रहता है। हम चाहते हैं कि वो न्यूट्रल हो, बट एज अ ह्यूमन बीइंग अगर आप दो लोगों को सुनते हो ना कहीं आपका माइंड एक के टुवर्ड्स अट्रैक्ट हो जाता है कि मेरे को मैनेजमेंट में ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है या मेरे को वर्कर्स की बातों में ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो उसके बेस पे बायसनेस का पोटेंशियल और स्कोप हमेशा रहता है। नॉट ऑलवेज इफेक्टिव, कि हर केस में न्यूट्रल थर्ड पार्टी को यूज़ करना सही नहीं है, इसके स्कोप क्या है, लिमिटेड है। सो दीज आर द एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस। नाउ व्हाट आर द फैक्टर अफेक्टिंग द चॉइस ऑफ नेगोशिएशन, कि आप कौन सा टाइप ऑफ नेगोशिएशन का यूज़ करोगे, आप डिस्ट्रीब्यूटिव का यूज़ करोगे, इंटीग्रेटिव का यूज़ करोगे या थर्ड पार्टी का यूज़ करोगे, वो किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है। सो फर्स्ट इज नेचर ऑफ रिलेशनशिप, कि जो दो कन्फ्लिक्टिंग पार्टीज़ हैं उनके बीच में कैसा रिलेशन है, उसके बेस पे भी आप क्या करते हो, डिसाइड करते हो। मान लो दोनों पार्टीज़ के अंदर काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिलेशन है, काफ़ी अच्छे रिलेशन है, तो वो इंटीग्रेटिव के लिए जा सकती हैं, बट उनके रिलेशन इतने अच्छे नहीं है कि वो आपस में इतने अच्छे से कम्युनिकेट करें, तो उन्हें थर्ड पार्टी का ऑप्शन यूज़ कर लेना चाहिए। इशू कितना कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स अगर इशू है तो उस टाइम पे आप डिस्ट्रीब्यूटिव का यूज़ नहीं कर सकते। तो इशू कितना कॉम्प्लेक्स है, उसका क्या नेचर है, वो भी हमें देखना पड़ता है। टाइम एंड कॉस्ट, आपके पास कितना टाइम है, कि कितनी कॉस्ट अवेलेबल है, कि कितना आप रिसोर्सेज को बियर कर सकते हो, उसके बेस पे आप डिसाइड करते हो। बिकॉज डिस्ट्रीब्यूटिव कब यूज़ होता है, जब आपको बहुत क्विकली डिसीजन लेना हो, और इंटीग्रेटिव और जो हमारा थर्ड पार्टी है उसके अंदर ज़्यादा टाइम लगता है। तो आपके पास कितना टाइम अवेलेबल है उस कन्फ्लिक्ट को सॉल्व करने के लिए, उसके बेस पे भी आप डिसाइड करते हो। पावर किसके पास ज़्यादा है, उसके बेस पे भी डिसाइड किया जाता है। एंड इन्फॉर्मेशन अवेलेबिलिटी, जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होगी उतना अच्छा सॉल्यूशन हो सकता है, और जितनी अच्छी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होगी उतना ही बेटर डिसीजन हम ले सकते हैं कि हमें डिस्ट्रीब्यूटिव का यूज़ करना चाहिए, इंटीग्रेटिव का यूज़ करना चाहिए। और वो इन्फॉर्मेशन किस चीज़ के रिगार्डिंग होगी, एम्प्लॉयज़ के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन, जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन, और उसके बेस पे आप बेस्ट सेलेक्ट कर सकते हो मेथड को। सो आई होप यू आर क्लियर विद दिस टॉपिक। इफ हैव एनी डाउट प्लीज मेंशन इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू, कीप सपोर्टिंग, डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू।